तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, हाइड्रोकार्बन्स। इस यूनिट में हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये चैप्टर है हमारा क्या, एल्केन्स। अभी तक एल्केन्स में हमने प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में केवल कौन सी डिस्कस की है, हैलोजनीकरण, या हम ये कहें एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आज हम इन्हीं रासायनिक गुणों में से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं एल्केन्स की, और ये है एरोमेटीकरण, पुनरुत्पादन, या इसी को बोलते हैं चक्रीकरण, एरोमेटाइजेशन। ओके, तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन के नियम से ही पता चल रहा है एरोमेटीकरण मींस एरोमेटिक यौगिक में परिवर्तन। चक्रीकरण मतलब एल्केन की जो खुली श्रृंखला है उसे हम एक वलय में बदल रहे हैं। तो इस तरह से 6 या इससे अधिक कार्बन वाले जो एल्केन होते हैं उनको, ये कैटालिस्ट होते हैं Cr2O3, V2O3, Mn2O3, इन्हीं की उपस्थिति में, ठीक है, जब गर्म किया जाता है, इनको जो उच्च एल्केन है 6 या इससे ज्यादा कार्बन वाले, एक वायु की अनुपस्थिति में, तो ये चक्रीकरण द्वारा खुली श्रृंखला से एक बंद श्रृंखला यौगिक में बदलते हैं और अनसैचुरेट होते हैं, और ये यौगिक कहलाते हैं क्या, एरोमेटिक यौगिक। इसका मतलब है कि एरोमेटिक यौगिक एल्केन से कहीं ज्यादा स्टेबल है। आप देख रहे हैं एल्केन को इतनी हीट दी गई तो वो किस में चेंज हो गए, बेंजीन जैसे कंपाउंड में या एरोमेटिक जैसे कंपाउंड में। तो यही प्रोसेस कहलाती है बच्चों क्या, एरोमेटीकरण। मतलब 6 या इससे अधिक कार्बन वाले एल्केन को Cr2O3, V2O3, Mn2O3 आदि की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होते हैं। हम इसे बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। यहां से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने नॉर्मल हेक्सेन लिया, तो देखो बच्चों, अगर एक नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, सबसे कॉमन तो वो है बेंजीन। तो बेंजीन बनाने के लिए मिनिमम 6 कार्बन तो चाहिए। इसका मतलब है कि एरोमेटाइजेशन कितने कार्बन से प्रारंभ हो रहा है, 6 से। तो यहां पर आपने नॉर्मल हेक्सेन लिया, ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आपने इसको हीट किया तो ये चेंज हो गया बेंजीन। और इस तरह से अगर आप हेक्सेन का फॉर्मूला देखें तो C6H14 और बेंजीन का क्या हो गया, C6H6। तो बाकी जो हाइड्रोजन बचे 8, वो इस तरह से H2 के फॉर्म में निकल गए। तो ये जो आप देख रहे हैं कैटालिस्ट एक प्रकार का ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहे हैं, हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से नॉर्मल हेप्टेन में चले जाएं, C7H16। तो एक कार्बन रिंग के जो 6 कार्बन की रिंग बनना है उससे ज्यादा है। तो ये जो ग्रुप है बाहर इस तरह से जुड़ा दिखेगा, हम इसे बोलते हैं क्या, टॉलुइन। तो इस तरह से यहां पर कार्बन हो गए C7 और H कितने हो गए बच्चों, 8, और 8 जो हाइड्रोजन है वो 4H2 के फॉर्म में निकल गए। तो इस तरह से अगर आप हेप्टेन लेंगे तो टॉलुइन बन जाएगा। अब ऑक्टेन देखो, C8H कितने हो जाएंगे, 18। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बनी जाइलीन, ऑर्थोजाइलीन, जिसमें कार्बन हो गए C। टोटल कार्बन कितने हैं, तो वो तो 8 ही रहेंगे। ध्यान रखें एरोमेटीकरण में जो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा उसमें कार्बन उतने ही होंगे जितने का आपने एल्केन लिया है। और इस तरह से H 6 और 4 10, तो ये बन गया C8H10 और बाकी 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस तरह से निकल गए। तो ये है बच्चों एरोमेटीकरण। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, आपको नॉर्मल हेक्सेन दे रखा है, पूछा एरोमेटीकरण होगा तो क्या बनेगा, तो आप बेंजीन बनाओगे। 7 कार्बन का है तो टॉलुइन बनाओगे, 8 कार्बन का है तो जाइलीन बनाओगे। अगर इस तरह से ये टर्मिनल में दोनों मिथाइल ग्रुप है तो ऐसा जाइलीन बन जाएगा, ऑर्थोजाइलीन। अगर यही CH3 ग्रुप यहां कहीं लगा दे तो मेटाजाइलीन भी बन सकती है, और नीचे लगा देंगे तो पैराजाइलीन बन सकती है। तो इस तरह से एक लंबी श्रृंखला वाले मिनिमम 6 कार्बन वाले जो एल्केन हैं उनका
चक्रीकरण कराया जाए तो इस तरह से बनते हैं क्या बच्चों, एक एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर याद रखने का और सिंपल सा वे बता दूं, चक्रीकरण साइक्लाइजेशन तो मेनली जो कैटालिस्ट CR से ऐसे याद रखना है। बात क्लियर है? ये है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं और ये है समावयवीकरण, आइसोमेराइजेशन। देखो समावयवीकरण नाम से पता चल रहा है कि एल्केन को अपने एक समावयवी से दूसरे समावयवी में बदला जाता है। तो यही प्रोसेस है बच्चों समावयवीकरण। मींस लंबी श्रृंखला वाले जो एल्केन हैं, लगभग 4 कार्बन मिनिमम तो चाहिए है तभी ब्रांचिंग होगी, को उचित उत्प्रेरक ये होते हैं निर्जल AlCl3 और HCl की उपस्थिति में अगर हम कर्म करते हैं तो जो श्रृंखला है लंबी वो छोटी हो जाती है और ब्रांच्ड हो जाती है और अपने एक समावयवी में बदल जाती है। जैसे कि ये है नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन की श्रृंखला है, हीट कर दें तो ये इस तरह से अब आपके देख रहे हैं ये कैसी हो गई, अब इस तरह से ब्रांच हो गई। तो मेन श्रृंखला 3 की रह गई, एक की शाखा निकल आई आइसोब्यूटेन। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट चेन वाले एल्केन है उनसे कहीं ज्यादा स्टेबल एल्केन होते हैं कौन से बच्चों, ये ब्रांच्ड वाले। और यही रीजन है कि हाई टेम्परेचर में ये थर्मली इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है समावयवीकरण। ध्यान रखें समावयवीकरण में जो समावयवी बनेंगे उनमें कार्बन जो एल्केन आपने लिए हैं, समझ गए ना, उनसे ज्यादा नहीं होने चाहिए। नॉर्मल ब्यूटेन है तो आइसोब्यूटेन बन गया, पेंटेन लिया गया है तो पेंटेन के ही समावयवी बनेंगे, उनमें 5 कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो दूसरा देखो आप पेंटेन लिया है हमने, नॉर्मल पेंटेन, ये क्या है नॉर्मल पेंटेन, सीधी चेन है जिसमें, और आपने हीट कर दिया तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आइसोपेंटेन या फिर नियोपेंटेन के मिक्सचर में चेंज हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो और ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं कंपाउंड। ठीक इसी तरह से अगर हम हेक्सेन को हीट करें तो ये इसके 2 समावयवी बन जाएंगे। आप देख रहे हैं एक इस तरह से ये है, और भी बन सकते हैं, पॉसिबल है क्या, इससे ज्यादा कोई पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। इस तरह से आपने देखा नियोपेंटेन। ऐसे नॉर्मल हेप्टेन को करें तो ये बनता है 2,2,3 ट्राई मिथाइल, क्या बन गया बच्चों, ये ब्यूटेन या इसी को बोलते हैं ट्रप्टेन। ऑक्टेन को हीट कर दिया जाए तो आइसो ऑक्टेन बनता है। तो इस तरह से ब्रांचिंग हो जाती है और उस ब्रांच्ड आइसोमर में ध्यान रखें नंबर ऑफ कार्बन उतने ही होंगे जितने की एल्केन लिया गया है, क्योंकि ये समावयवीकरण है, समावयवियों के अणुभार नहीं बदलते। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट आता है ना कि इस एल्केन का समावयवी नहीं हो सकता, तो 6 वाला मान लो एल्केन दे रखा है और 7 का समावयवी बना रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है? तो इस तरह से ये है समावयवीकरण। उत्प्रेरक आजकल देखो, आजकल मराइजेशन में मर, तो आजकल मर ऐसे याद कर लेना आइसोमेराइजेशन कि इसमें जो उत्प्रेरक है वो है आजकल और मराइजेशन से मर। तो इस तरह से हमें याद रखना है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। फिर हम तीसरी रिएक्शन में आते हैं और ये है ताप अपघटन, पायरोलाइसिस या भंजन, क्रैकिंग। देखो क्रैकिंग करना, तोड़ देना, टुकड़े में क्रैक कर देना। ताप अपघटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, तो वायु की अनुपस्थिति लेकिन ऊष्मा की उपस्थिति होगी। तो जो लंबी लंबी श्रृंखला वाले एल्केन हैं, ठीक है, अगर उनको इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हीट किया जाए SiO2, Al2O3, Cr2O3, V2O3, तो ये एल्केन जो उत्प्रेरक है ये श्रृंखला को तोड़ देते हैं बीच से और इस तरह से छोटे कार्बन मतलब कम संख्या वाले एल्केन, छोटे एल्केन, एल्कीन, ठीक है, यहां पर एल्कीन भी बनती है, तो इस तरह से एल्केन एल्कीन प्राप्त होते हैं। और इनमें भी ध्यान रखना है आपको कि जो बनने वाले उत्पाद हैं चाहे वो कितने भी टुकड़े में टूटे, उत्पाद में नंबर ऑफ कार्बन उतने ही होंगे जितने का आपने क्या लिया है एल्केन। मतलब 5 कार्बन का अगर आपने एल्केन लिया है तो जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें टोटल कार्बन काउंट करना है वो 5 कार्बन ही होने चाहिए, चाहे वो एक एक टुकड़ा कार्बन का टूट जाए हाइड्रोजन,
उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखना है और उसके कार्बन उतने ही होने चाहिए जितने की आपने एल्केन दिया है। पहली बात, इसमें वही ऑब्जेक्ट होता है कि इस एल्केन का क्रैकिंग कराया जाए, ताप अपघटन भंजन, तो कौन सा उत्पाद संभव नहीं है। तो 6 कार्बन से 7 का तो बन नहीं सकता, या आपके 2 उत्पाद दे रखे हैं और उसमें तीसरा उत्पाद और लगा दिया और टोटल आपने जोड़ा कार्बन वो ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और इस तरह से आपने देखा कि बड़े से बड़े कार्बन के टुकड़े कराए जाएं तो इस तरह से छोटे छोटे एल्केन बनते हैं। और इस मेथड का जो यूज है बच्चों मेनली आर्टिफिशियल पेट्रोल या ऑयल गैस बनाने में भी किया जाता है। कैरोसिन, डीजल, ये बड़े बड़े हैवी हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन, तो इनको छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के 6, 7, 8 कार्बन की लाया जाता है और एक आर्टिफिशियल पेट्रोल बनता है। इसमें आपको कैसे याद रखना है, कैटालिस्ट मेनली SiO2, तो सिगमेंटेशन ऐसे करके याद रख लेना, भंजन क्रैकिंग सिगमेंटेशन तो SI है ना। आइसोमराइजेशन में आपको क्या याद रखना है, आजकल मेरा इस तरह से, और उसमें देखा आपने साइक्लाइजेशन में CR, तो ये तो कम से कम इतने तो याद रहेंगे ना। तो इस तरह से भंजन है। अब जो भंजन या क्रैकिंग है 2 स्टेट में कराया जाता है, लिक्विड फेज क्रैकिंग, द्रव अवस्था भंजन। हैवी ऑयल जो होते हैं बड़े बड़े जो लिक्विड स्टेट में है उनको क्रैक करके इस तरह से फ्रैक्शनल प्रोडक्ट्स में बदला जाता है, प्रभाजी उत्पादों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ठीक है। तो इस तरह से, और दूसरा जो होता है और ये है वेपर फेज क्रैकिंग, वाष्प अवस्था भंजन। इसमें कैरोसिन है, गैस ऑयल है, ठीक है, का भंजन किया जाता है वाष्प अवस्था में लेके, और ये लिक्विड स्टेट। तो ये है भंजन के बारे में। यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है जारण, कंबस्टन, दहन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, दहन। तो देखो आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियां चलती हैं उनमें पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है ना, इसके अलावा LPG है, CNG है, ये सब हाइड्रोकार्बन है बच्चों, और मेनली एल्केन होते हैं, ठीक है। तो इन सब का इंजन में दहन होता है और इस दहन प्रक्रम में गैसीय उत्पाद बनते हैं CO2 और H2O, और इससे पिस्टन जो है चलता है और एक अच्छे हीट सोर्स या एनर्जी सोर्स का वर्क करते हैं। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन कराया जाए तो वो टोटली CO2 और इसमें जब बदल जाएगा बच्चों H2O में, और इसमें हीट निकलती है, उसे बोलते हैं दहन ऊष्मा, ठीक है, जो कि प्रति मोल में ली जाती है। तो अगर हम इस तरह से समझें कि ये है हाइड्रोकार्बन CXHY, X कार्बन है, Y हाइड्रोजन हो गए, तो उसमें O2 में जब दहन होगा तो देखो जितने कार्बन हैं, यहां पर आप देखोगे कि X कार्बन, तो CO2 बनने में एक कार्बन को एक O2 लगता है, तो अगर हमारे पास X कार्बन है तो XO2 लगेंगे। तो ऑक्सीजन में कार्बन के दहन के लिए तो एक कार्बन है तो एक, X कार्बन है तो XO2 लगेंगे प्लस। अब यहां हाइड्रोजन भी है, हम जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, तो 4 हाइड्रोजन एक O2 को लेंगे, मतलब है 4 जब हाइड्रोजन तब एक O2, और जब आपके पास Y हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Y/4, ठीक है, O2, और यही मैंने यहां लिख दिया है। तो टोटल कितना O2 लगा, तो जितने आपके पास हाइड्रोकार्बन में क्या थे X, उतने O2 प्लस उस हाइड्रोकार्बन में जितने भी H थे उसके 4 टाइम्स O2 लगेंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन को एक O2 लगता है, तो टोटल ऑक्सीजन लगे X + Y/4 O2। तो इस तरह से O2 की अमाउंट आ गई। अब आता है CO2 कितना बनेगा, तो देखो यहां पर CO2 देखना है, तो CO2 में आपको जितने यहां कार्बन रहे होंगे X, उतने CO2 बन जाएंगे। एक कार्बन रहा होगा तो एक CO2, 2 कार्बन रहेंगे तो 2 CO2। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके एक H2O बनाता है, तो टोटल जो H2O बनेंगे वो हो जाएंगे Y/2 H2O। तो ये एक इक्वेशन होगी। अब चाहे यहां एल्कीन ले लो, चाहे एल्केन ले लो, चाहे एल्काइन ले लो, X और Y की वैल्यू रख के आप O2 निकाल सकते हैं, H2O निकाल सकते हैं, CO2। और यहां ये जो हीट निकली है दहन ऊष्मा। जैसे हम ये कहें C3H8 है, इसका दहन कराया जाए तो देखो 3 कार्बन तो 3, ये 8 हाइड्रोजन है तो 8/4 हो गया, मतलब Y की वैल्यू 8 है तो 8/4 हो गया, और O2 तो बना
3CO2 प्लस 8Y2H2O प्लस हीट। अब जो भी हीट होगी इस तरह से। अब यह ध्यान रखना है कि दहन ऊष्मा समानुपाती कार्बन श्रृंखला में कार्बन या हाइड्रोकार्बन में जो श्रृंखला में कार्बन है या फिर शाखन, मतलब यहां जैसे 5 कार्बन का है तो इससे ज्यादा 6 वाले का होगा। अब 6 में ही अगर ब्रांचिंग करा दी जाए तो इससे ज्यादा, इससे और ज्यादा ब्रांचिंग, और ज्यादा ब्रांचिंग, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका उतना अच्छा दहन होता है बच्चों, क्योंकि सरफेस एरिया छोटा मॉलिक्यूल में ज्यादा ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ जाती है और वो अच्छी तरह जल जाता है और इससे हीट ज्यादा रिमूव होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल है वो जितना ज्यादा अच्छा आइसो ऑक्टेन मिला होगा, जितना ज्यादा ब्रांच्ड एल्केन होगा ऑक्टेन का, उतना अच्छा जलेगा। और जितनी लंबी लंबी श्रृंखला जैसे नॉर्मल हेप्टेन मिलाया जाए तो सबसे ज्यादा नॉकिंग होती है, सबसे ज्यादा साउंड आता है। तो इस तरह से आप वैसी समझो कि एक बड़े से लट्टे को जलाना हो लकड़ी का, एक बेलन टाइप का लिया जाए और एक झाड़ियों का ले लो, उसी को छोटे छोटे टुकड़े करके इकट्ठा कर लो और फिर जलाओ। आप देखोगे टुकड़े में वो ज्यादा अच्छे से जलेगा देन लट्टे की अपेक्षा। तो इसी तरह से बिल्कुल हाइड्रोकार्बन के साथ चलता है। वो जितने ज्यादा ब्रांच्ड होंगे, जितने ज्यादा कार्बन रखेंगे, उतना अच्छा उनका दहन होगा और उतने ही ज्यादा उनकी दहन ऊष्मा आएगी। तो यहां तक बात क्लियर है। फिर हम एक और आता है उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। कि जो एल्केन है, वैसे बता दूं कि जो एल्केन होते हैं वो कॉमन जो ऑक्सीडाइजर है, सामान्य ऑक्सीकारक जैसे KMnO4, K2Cr7 है ना, और HNO3, इनसे नॉर्मली इफेक्टेड नहीं होते, इनका ऑक्सीकरण इनसे आसानी से नहीं होता। तो इनका, और लंबी श्रृंखला वाले एल्केन तो और ही ज्यादा इनर्ट होते हैं, लेकिन कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण कराया जा सकता है और उत्पाद बनते हैं। जैसे मीथेन का ऑक्सीकरण कॉपर की प्रेजेंस में करें तो CH3OH बनता है, इसको मिथाइल अल्कोहल या कार्बिनॉल भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कॉपर की प्रेजेंस में कार्बिनॉल बनता है, कार्बिनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल। ऐसे ही CH4 को O2 के साथ ट्रीट करें लेकिन कैटालिस्ट बदल दें Mn2O3 मैग्नीज, ठीक है, तो ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड से Mn याद रखना। ऐसे CH4 और H2O की वेपर को आप जानते हैं कि ये वाटर गैस जो होती है उसमें Fe2O3 और भी कई कैटालिस्ट लगते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो इस तरह से ये दोनों मिलके और ये मिक्सचर बनाते हैं, इसको बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर गैस, जल गैस जिसको बोलते हैं, या सिन गैस। इस तरह से समझ लेना, जल गैस या सिन गैस। सिन गैस इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे कार्बन यौगिकों का सिंथेसिस, संश्लेषण इससे वाटर गैस से किया जाता है। ठीक इसी तरह से अगर टर्मिनल CH3 है और इसको लिखा है CH3(Mn) या Ag2O, तो ये जो टर्मिनल CH3 है वो COOH में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और बाकी जो हाइड्रोजन बचे वो H2O बन के निकल गए। ऐसे कोई टर्सरी कार्बन है एल्केन में और KMnO4 के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो वो इस तरह से अल्कोहल में बदल जाता है। लेकिन नॉर्मल एल्केन ऐसे नहीं बदलते, केवल टर्सरी हाइड्रोजन में ऐसा हो सकता है कि एक ऑक्सीजन जो है वो इधर एंटर कर जाता है। तो ये है उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, जहां पर हमने देखा ये पूर्णतः ऑक्सीकृत तो नहीं हुए लेकिन दहन में ये पूर्णतः जल जाते हैं, पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाते हैं। फिर सल्फोनीकरण है, तो ये बिल्कुल वैसी ही है बच्चों जैसे कि आपने हैलोजनीकरण देखा था कि अगर हम एल्केन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर में हीट कर दें तो हाइड्रोजन हटके और उनमें सल्फोनिक ग्रुप आते हैं और ये बनते हैं एल्काइल सल्फोनिक एसिड। अगर इनको NaOH के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो बनेंगे सोडियम सल्फोनेट। ये क्या बनते हैं? सोडियम सल्फोनेट, जो कि बहुत अच्छे डिटर्जेंट्स होते हैं, अपमार्जक, इसलिए इनका यूज अपमार्जक बनाने में किया जाता है। ठीक है, कि लंबी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले एल्केन का सल्फोनेशन करा दिया जाए और फिर उसे न्यूट्रल कर दिया जाए NaOH से, तो इस तरह से सोडियम सॉल्ट बन जाते हैं। इनको बोलते हैं सोप, डिटर्जेंट, अपमार्जक। इनका इस अभिक्रिया का उपयोग अपमार्जक बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रीकरण ये भी एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है कि अगर हम
जो बड़े बड़े श्रृंखला वाले एल्केन हैं या जिनमें टर्सरी हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में, अगर उनको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो एच हट के NO2 आता है और नाइट्रो एल्केन बनते हैं। ये क्या बन गया? नाइट्रो एल्केन। समझ गए ना? तो इस तरह से नाइट्रीकरण से नाइट्रो एल्केन बनाए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि C1 से C4 तक के नॉर्मल एल्केन जो सीधी श्रृंखला वाले हैं वो नाइट्रीकृत नहीं होते, तो वो नाइट्रीकरण नहीं करते, मतलब उनमें कोई आसानी से हाइड्रोजन नहीं हटता। तो यहां तक आ गए। अब एक टर्म और छोटे छोटे आते रहते हैं, मैं उनको यहाँ परिभाषित कर दिया है मैंने। जैसे एक होता है अपस्फुटन, नॉकिंग। तो देखो बच्चों, नॉकिंग क्या होता है कि जैसे आप इंजन है, जो इंटरनल इंजन, आंतरिक दहन इंजन, ठीक है, जो गाड़ियों में होता है, बाइक्स में है या और भी है, तो उनमें जो अंतर दहन इंजन है, अगर उसमें लंबी श्रृंखला वाले एल्केन जाते हैं और उनका अंतर दहन होता है तो उससे बहुत ज्यादा धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, मेटालिक साउंड, कड़कड़ाहट आती है इंजन के साथ, भड़बड़ाहट होती है। तो इसे बोला जाता है अपस्फुटन। अपस्फुटन तब होता है जब एल्केन सही ढंग से नहीं जल पाते, ऐसे उनकी श्रृंखलाएं टूटती हैं और उसमें आवाज आती है। तो सीधी श्रृंखला वाले एल्केन जो है सबसे अधिक अपस्फुटन करते हैं, जबकि साखित या असंतृप्त एल्केन, एल्केन नहीं बल्कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ठीक है, उनमें सबसे कम जो है अपस्फुटन होता है। तो अगर आपसे अपस्फुटन का ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेट चेन मतलब सीधी श्रृंखला वाले जो होते हैं, ठीक है, सीधी श्रृंखला वाले एल्केन सबसे ज्यादा इनमें होगा। फिर इनसे कम होता है साखित वाले, साखित, ठीक है, श्रृंखला एल्केन। शाखाएं अगर पास पास में तो आसानी से फिर एल्कीन में आ जाते हैं, ठीक है। फिर एल्कीन के बाद साइक्लो एल्केन में होता है। और सबसे कम जो अपस्फुटन है, नॉकिंग, वो है एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए पेट्रोल में ज्यादातर BTX, बेंजीन, टॉलुइन और जाइलीन मिला दिया जाता है ताकि उसमें अपस्फुटन कम हो जाए। समझ गए ना? तो इस तरह से ये है नॉकिंग प्रॉपर्टी का घटता हुआ क्रम। फिर आते हैं, एक होते हैं एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, प्रति अपस्फुटन रोधी पदार्थ। तो क्या होता है कि इंजन में नॉकिंग को कम करने के लिए, मतलब पेट्रोल में जो नॉकिंग हो रही है या जो है फ्यूल में नॉकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, साउंड, उसको कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। और इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा इथाइल लेड मिक्सचर। तो इसमें होता है टेट्रा इथाइल होता है 63%, है ना। इथाइलिन क्लोराइड होता है 26%, इथाइलिन ब्रोमाइड होता है 9% और 2% रंजन। देखो लेड, ये इसका काम होता है, ठीक है, लंबी श्रृंखला को शाखित करना, ठीक है। कि जो ये है, जैसे हीट मिलती है थाइल ग्रुप फ्री होते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं, और जो लंबी लंबी श्रृंखला वाले जो एल्केन है फ्यूल में, ईंधन में, उनको शाखित कर देते हैं, जिससे अपस्फुटन थोड़ा कम होता है। इन दोनों का यूज होता है पीवी को, ठीक है, PbCl2 या PbBr2, वाष्पशील होता है ये, ठीक है, में बदलना, ताकि ये इंजन से लेड बाहर चला जाता है, PbCl2 या PbBr2 बन के धुएं के साथ निकल जाता है, इसलिए मिलाए जाते हैं। और डाइज तो एक प्रकार से पेट्रोल को कलर देने के लिए मिलाए जाते हैं, जैसे आजकल कैरोसिन आता है, उसमें भी कलर मिला के उसको कलर बदला जाता है। तो ये, इसके अलावा एक और होता है AK33, ये होता है C5H5MnCO होल ट्राई, साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, और साइक्लोपेंटाइल ट्राइकार्बोनाइल मैग्नीज। तो साइक्लोपेंटाइल मतलब ये है, यहां पर ऐसे देखें कितने कार्बन हो गए, एक ये है, एक ये है, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल। तो 2 2 4 6, ये इस तरह का कार्बन कितने हो गए साइक्लोपेंटाइल। तो C5, तो ये हो जाएगा H9 होगा ना बच्चों, ये है ना।
और ट्राइफिनाइल ट्राइकार्बोनाइल मैग्नीज, इसका यूज भी किया जाता है। इसके अलावा एक और होता है BTX बेंजीन, ठीक है, टॉलुइन और जाइलीन, इनका भी मिक्सचर यूज होता है। ये एरोमेटिक है, ये भी अपस्फुटन को कम करते हैं। फिर आता है एक ऑक्टेन नंबर। देखो एक ऑक्टेन नंबर टर्म आता रहता है। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता, की कितना अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है, एक स्केल बनाया गया है ऑक्टेन संख्या, कि पेट्रोल की गुणवत्ता बनाने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की स्केल है। ये क्या होता है ये बता दूं कि आइसो ऑक्टेन तथा नॉर्मल हेप्टेन के मिश्रण में आयतन अनुसार आइसो ऑक्टेन का प्रतिशत होता है। जितना अधिक आइसो ऑक्टेन संख्या होगी पेट्रोल उतना अच्छा होगा। मतलब जितनी अधिक ऑक्टेन संख्या होगी पेट्रोल की, मतलब ये क्या होता है बता दूं कि किस तरह से स्केल काम करता है। पहले तो ये लिख दूं, जितना अधिक, ठीक है, ऑक्टेन संख्या, तो लिखा हुआ है, पेट्रोल उतना अच्छा होता है। क्या होता है एक्चुअली कि पेट्रोल की गुणवत्ता बनाने के लिए जो ये स्केल बनाया गया है ना, इसमें आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन अलग अलग अनुपात में अलग अलग आयतन अनुसार मिला दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर इनके जैसे मान लो 99% आइसो ऑक्टेन और 1% नॉर्मल हेप्टेन, और इसको अंतर दहन इंजन में जलाया गया और इसकी नॉकिंग मेजर कर ली जाती है, इसका अपस्फुटन मेजर कर लिया जाता है। ऐसे 100 सैंपल बनवा लिए, है ना, कि 99 मतलब 100% से स्टार्ट किया आइसो ऑक्टेन, फिर 99, फिर 98, इस तरह से, और एक पूरा स्केल बना लिया गया उनकी नॉकिंग का। अब कोई पेट्रोल प्रतिदर्श लिया जाता है और उसी इंजन में उसको जलाया जाता है, और उस इंजन में जब उस पेट्रोल को जलाते हैं, नमूने एक सैंपल पेट्रोल को जलाते हैं, तो उसकी नॉकिंग मेजर की जाती है। वो नॉकिंग जिस परसेंटेज वाले आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के जिस परसेंटेज वाले मिश्रण की नॉकिंग से मिलता है, उस मिश्रण में जितना आइसो ऑक्टेन प्रतिशत में है, वही उस पेट्रोल का क्या दे दिया जाता है बच्चों, ऑक्टेन संख्या। बात समझ गए ना, कि आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के अलग अलग प्रतिशत के बिलियन बना के उनकी नॉकिंग ली जाती है। फिर पेट्रोल प्रतिदर्श लिया जाता है, उसकी नॉकिंग की जाती है, ली जाती है। फिर मिलाया जाता है कि वो किस प्रतिशत वाले आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन की नॉकिंग से मिल रहा है। उस मिश्रण में जिसमें अगर वो मिल रहा है, तो उस मिश्रण में जितना आइसो ऑक्टेन है उसका जो प्रतिशत है वही पेट्रोल का क्या दे दिया जाएगा, ऑक्टेन संख्या। जैसे मान लो मैंने एक पेट्रोल सैंपल लिया, उसकी नॉकिंग मेजर की, ये नॉकिंग 80% आइसो ऑक्टेन और 20% नॉर्मल हेप्टेन की नॉकिंग के बराबर है, तो मैं इस पेट्रोल सैंपल का ऑक्टेन नंबर 80 दे दूंगा। तो इस तरह से जैसे आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 मानी गई है, नॉर्मल हेप्टेन की 0 मानी गई है, और बाकी जितने भी सैंपल हैं इनके बीच में लेके ऑक्टेन संख्या निर्धारित की जाती है। तो यहां तक बात क्लियर है। एक होती है सिटेन संख्या, ये डीजल के लिए दी जाती है। इसमें एक होता है सिटेन का, और एक होता है अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। सिटेन का आयतन प्रतिशत होता है मिश्रण में, सिटेन का मतलब ये है बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्टेन, एक सिटेन और एक अल्फा मिथाइल नैप्थलीन के अलग अलग प्रतिशत के सैंपल बना लिए जाते हैं, उनकी जो है नॉकिंग मेजर की जाती है, और उसकी एक स्केल बना दी गई। फिर एक डीजल लिया, उसी इंजन में उसको जलाया, उसकी नॉकिंग जिस सिटेन और अल्फा मिथाइल नैप्थलीन के मिश्रण से मिलती है, उसमें जितना सिटेन का प्रतिशत है वही डीजल का सिटेन संख्या दे दी जाएगी। सिटेन अपने आप में एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसकी सिटेन संख्या 100 ली गई है, और अल्फा मिथाइल नैप्थलीन की 0 ली गई है। डीजल की सिटेन संख्या उच्च होने पर उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो इस तरह से सिटेन संख्या और ऑक्टेन संख्या याद रखनी है। अब मैं कुछ और चीजें लिख दी हैं, जैसे CNG, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें CH4 95%, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 5% होता है ना। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। इसके अलावा इसमें मिला दिया जाता है C2H5SH, जो कि LPG के लीकेज को डिटेक्ट करता है। जैसे घर में नहीं होता LPG अगर रिस गई तो चूहे जैसी बदबू आती, सड़े चूहे जैसी, वो एक्चुअली इथाइल मार्काप्टेन C2H5SH, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, इथाइल मार्काप्टेन, ठीक है। तो ये है बदबू, इसी से लीकेज मेजर किया जाता है। तो ये था हमारा आज का
जो एल्केन की प्रॉपर्टीज बच गई थी वो कंप्लीट कर दी। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा आज जो है हाइड्रोकार्बन में पहला जो मेंबर है एल्केन्स का, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम जो इसके बाद डिस्कस करेंगे उसमें हम लेंगे एल्केन में कन्फर्मेशन, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।